स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रीवियस 2 लेक्चर से कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक कंटिन्यूटी में है। हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, दैट वाज फाइंडिंग द रेट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट के रिगार्डिंग प्रीवियस कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर किसी का मिस हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रीवियस लेक्चर का लिंक दे देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मिस ना हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के कंबाइंड बेसिस पर डेटा देकर हमसे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के कंबाइंड बेसिस पर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस जनरली क्वेश्चन में रखी जाती हैं। वो क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 2 years is ₹105 while the simple interest of 7 years is ₹350 at a specific rate of interest. Find the rate and principal. मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो, ये हमसे कहा गया। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का कंबाइंड डेटा हमें दे रखा है, तो क्या क्या डेटा है चलिए उसको देखते हैं। हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों की वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है। अगर हम ड्यूरेशन वाइज बात करें तो ड्यूरेशन वाइज हमसे कहा गया है कि 2 years के ड्यूरेशन का कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया गया है ₹105, while the simple interest of 7 years, जबकि 7 years के ड्यूरेशन का सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है that is ₹350। ऐसा कहा गया। ओके, हमसे कहा है प्रिंसिपल और रेट आइडेंटिफाई करो। नाउ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के कंबाइंड बेसिस पर अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी जो क्वेश्चन से हमें आइडेंटिफाई करने हैं। अब उनमें से पहली वैल्यू हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है। ओके, नाउ रिमेंबर, अगर एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस है और कंपाउंड इंटरेस्ट मोर देन 2 years का दिया जाएगा तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसे एग्जाम में दिए गए प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, मेंस में तो हमें अटेम्प्ट करना होगा। अब अगर हम प्री के अकॉर्डिंग बात करें तो प्री के अकॉर्डिंग हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का ही दिया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितने भी ईयर्स का दिया जाए डजंट मैटर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर हो तो कितने भी ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 7 years का सिंपल इंटरेस्ट दिया हो। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ बाकी की 2 वैल्यूज हमें आइडेंटिफाई करनी है, और वो क्या है चलिए उन्हें देखते हैं। अगर 7 years का सिंपल इंटरेस्ट ₹350 है तो फिर 1 year का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 years का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। अगर 7 साल में 350 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 7 5 35, ₹50 का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। दैट मींस हर साल 50 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा होगा। क्लियर? तो सेकंड वैल्यू ये है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए। अब थर्ड वैल्यू क्या है? अगर 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है तो आपको 2 years का ही सिंपल इंटरेस्ट भी मालूम होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ना अगर 1 year का सिंपल इंटरेस्ट ₹50 है तो 2 years का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 year का 50, 2 years का डबल, दैट मींस ₹100 हो जाएगा। सो 2 years के सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ₹100 हो जाती है। क्लियर? अब ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 3 वैल्यूज चाहिए वो तीनों हमारे पास अवेलेबल है, हम क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा, जनरली हम ऐसा ही करेंगे क्वेश्चन में। दैट इज, पहली वैल्यू है डिफरेंस ऑफ CI and SI ऑफ 2 years। 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को हम अपनी तरफ से हमेशा इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे, ब्याज मान लेंगे। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को हम अपनी तरफ से ब्याज मान लेंगे। तो 2 years का सिंपल इंटरेस्ट और 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों हमारे पास है, जिनका डिफरेंस कितना हो रहा है?
₹5, दैट मीन्स हमारे लिए इंटरेस्ट की वैल्यू ₹5 हो जाती है। ओके, दूसरी वैल्यू दैट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर्स। 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को हम अपनी तरफ से हमेशा प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे, जो कि यहां पर है ₹50। इसका मतलब ₹50 को हम अपनी तरफ से प्रिंसिपल कंसीडर कर लेंगे। ओके, और ड्यूरेशन हम हमेशा अपनी तरफ से 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स 1 ईयर कंसीडर करेंगे। ओके, ये पूरी प्रोसेस रेट आइडेंटिफाई करने के लिए है। ओके, तो रेट आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को अपनी तरफ से इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे, 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट को हम अपनी तरफ से प्रिंसिपल कंसीडर कर लेंगे, और ड्यूरेशन हमेशा टाइम 1 ईयर्स लेंगे। और इनके थ्रू, क्योंकि 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, सो बाय द फॉर्मेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के तरीके से हम रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रेट विल बी इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन P इंटू T। इस फॉर्मेट से हम रेट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, इस केस के लिए 50 इंटू टाइम इज T, 52 सॉरी टाइम इज 1, टाइम 1 यूनिट है, तो 52 एंड 5 2 आर 10%। सो रेट विल बी 10% पर एनम। तो इस केस में हमारा रेट हो जाता है 10% पर एनम। क्लियर? तो ये पूरी प्रोसेस थी रेट आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब रेट आ जाए तो इसके थ्रू अब हम प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करेंगे। जो प्रिंसिपल हमने यहाँ कंसीडर किया था ₹50, वो एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है, वो रेट फाइंड आउट करने के प्रोसेस के लिए हमारा कंसीडर की गई एक वैल्यू है। और इस तरह से रेट निकाल लेने के बाद अब प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए, प्रिंसिपल जो हमें फाइंड करना है, रेट हम निकाल चुके हैं, 10% हमारा आया है अभी। ओके, रेट आ जाने के बाद नाउ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट से ही हम प्रिंसिपल को भी फाइंड कर सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट की हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। हमारे पास 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है, 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी है, और 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी है। किसी को भी लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। लेट 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो 2 इयर्स का ले रहे हैं, इसलिए टाइम 2 इयर्स हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट दैट मींस इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ₹100। इनके थ्रू हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट से प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय रेट हमारे पास 10%, सॉरी 100 इंटू 100 दैट इज 100, R 10 और टाइम की वैल्यू हमारे पास 2 दैट इज, तो 10 0 एंड 2 5, सो दैट वुड बी ₹500 का प्रिंसिपल हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रेट एंड प्रिंसिपल, तो रेट की वैल्यू हमारे पास हो गई 10% और प्रिंसिपल हमारे पास हो गया ₹500। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के कंबाइंड बेसिस पर जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 2 इयर्स की ही दी जाती है, क्योंकि 2 साल से कम के लिए अगर हम बात करें एनुअल बेसिस पर, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। और 2 साल से ज्यादा होने पर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है वो इतनी टिपिकल हो जाएगी जिसको प्री एग्जाम में एटलीस्ट हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी हम प्री एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब 3 साल या इससे ज्यादा ड्यूरेशन के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसे हम आगे के वीडियोस में जब क्वेश्चन सेक्शन की तरफ हम मूव करेंगे तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अभी केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा टिपिकल फॉर्मेट को नहीं ले रहे हैं। आपने देखा होगा हम न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी न्यूमेरिकल्स नंबर्स के साथ लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये रीजन इसलिए है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट सबको इजीली क्लियर हो। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का CGL 10+2 हो, या फिर बैंकिंग का एग्जाम हो, या फिर इवन स्टेट लेवल के एग्जाम्स, वहां पर भी इस फॉर्मेट से क्वेश्चन अक्सर देखा गया। ओके, और वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट मींस डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। CI एंड SI का डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब CI और SI के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उनमें पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को जो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा वो ऑन एनुअल बेसिस किया कहा जाएगा। इसका मतलब जब ब्याज वार्षिक आधार पर जोड़ा जाता हो तब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग हम कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड annually,
जब ब्याज वार्षिक जोड़ा जाए तब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की वैल्यू कितनी होगी, हम उसके रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। ऐसे में अगर इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जा रहा है, वार्षिक आधार पर ब्याज जोड़ा जा रहा है, तब हमें ये पता है कि एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की वैल्यूज तो बराबर हो जाती। जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर बराबर हैं, तो फिर 1 ईयर के लिए डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई कितना हो जाएगा, 0। सो दैट वुड बी 0। तो एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की वैल्यू हमारे लिए 0 हो जाती। अगर हमसे कहा जाए फॉर 2 ईयर्स, अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा जाए, डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर पूछा जाए, तो इसके लिए फॉर्मेट होता है प्रिंसिपल के साथ रेट अपॉन 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 साल के डिफरेंस की वैल्यू हो जाती। कब, जब इंटरेस्ट को एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जा रहा हो तब। नेक्स्ट है फॉर 3 इयर्स, अगर हमसे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए, तो जो 2 साल का कॉन्सेप्ट आपने यूज किया है एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस, दैट मींस p into r upon 100 का होल स्क्वायर, दैट मींस जो 2 साल का कॉन्सेप्ट आप याद करेंगे वो 3 साल में भी यूज होगा। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन 3 साल के लिए फॉर 3 इयर्स डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई के लिए जो 2 साल का कॉन्सेप्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई आप में आता है 300 प्लस r अपॉन 100, ये वैल्यू और आ जाती है। ये 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की वैल्यू हो जाती है। जनरली क्वेश्चन हमसे 3 साल तक के लिए ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा का पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन 4 साल के लिए भी देखे गए हैं। तो 3 साल से ज्यादा का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो लेट 4 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए, तो फिर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। फिर कितने भी इयर्स के लिए हो, हम आगे के लिए बेसिक फॉर्मेट नहीं देख पाएंगे, मतलब स्पेसिफिक शॉर्ट फॉर्मेट नहीं देख पाएंगे, वो बेसिक फॉर्मेट हो जाता है। तो 3 साल से ज्यादा कितने भी साल का ड्यूरेशन के लिए हो, तो लेट जनरल वे में लेते हैं 40 इयर्स, कितने भी इयर्स के लिए। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मेट होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस RT अपॉन 100 एंड माइनस 1। ये कितने भी इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की वैल्यू हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 3 इयर्स के लिए अगर मतलब कितने भी इयर्स, मोर देन 3 इयर्स के लिए अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाएगा, तो फिर डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस RT अपॉन 100 माइनस 1 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये है कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मेट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और ये है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के डिफरेंस के फॉर्मूले को यूटिलाइज किया गया। क्लियर। चलिए डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई के बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं प्रैक्टिकली। लेट आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई ऑफ ₹8,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑफ 3 इयर्स। सीआई और एसआई का डिफरेंस फाइंड करना है ऑन ₹8,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 इयर्स। तो हमारे लिए क्वेश्चन में कहा गया 8,000 रुपीज का डिफरेंस फाइंड करने के लिए, दैट मींस प्रिंसिपल वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 8,000 रुपीज। क्वेश्चन में आगे कहा गया फॉर 3 इयर्स, तो ड्यूरेशन हो गया 3 इयर्स। आगे कहा गया रेट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% के रेट से फाइंड करने के लिए कहा गया। ये 3 वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी गई। टी की वैल्यू टाइम दिया हमें 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। ऐसे में डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई ऑफ 3 इयर्स की अगर हम बात करें, तो फॉर्मेट हमारा था प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस r अपॉन 100। ये हमारा 3 इयर्स के लिए एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मेट था। ऐसे में प्रिंसिपल की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 8,000 रुपीज इंटू रेट हमारे पास है 5%, तो 5 अपॉन 100 दैट इज होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस रेट है हमारे पास 5 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी आता है वो हमारे डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई फॉर 3 इयर्स वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। सॉल्व करते हैं। तो 5 दैट इज 20, इधर 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर इज 1, 20 स्क्वायर इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 300, 5 अपॉन 100 दैट इज 0000 420 एंड 25 जा 561, दैट मींस 61 रुपीज का डिफरेंस हो जाएगा। तो 8,000 रुपीज का 5% के रेट से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए p into r upon 100 का होल स्क्वायर प्लस 300 प्लस r upon 100 का फॉर्मेट यूज किया है, और इस फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज को प्लेस करने पर डिफरेंस की वैल्यू निकल के आती है 61 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए इसी फॉर्मेट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द सम ऑफ विच द डिफरेंस ऑफ CI and SI at the rate of 4% per annum of 2 years is ₹80. That's the question. तो हमसे इस बार सम पूछा है, दैट मींस प्रिंसिपल वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, जबकि रेट इस बार दिया है 4% पर एनम एंड टाइम की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2 इयर्स, जबकि डिफरेंस ऑफ CI एंड SI क्वेश्चन में दे रखा है, CI एंड SI वैल्यू दी है ₹80, दैट इज, तो सिर्फ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI हमें दिया ₹80, रेट है 4%, टाइम वैल्यू हमारे पास 2 इयर्स, हमसे कहा प्रिंसिपल वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए। तो डिफरेंस आइडेंटिफाई करने का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास था, दैट वाज प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 होल स्क्वायर। ये 2 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मेट है, जिसकी वैल्यू 80 के इक्वल है। तो दैट मींस प्रिंसिपल वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है, रेट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4%, फॉर 2 इयर्स के लिए एक्सपोनेंट टू 80, दैट शुड बी इक्वल, सिंप्लीफाई करना है इसे, तो दैट मींस 425, सो P into 1/25 square will be 625 equal to 80, and that means प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 into 625, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो 0, 8 5 40, 8 2 16 20, 8 6 48 and 50, दैट मींस 50,000 रुपीज का प्रिंसिपल रहा होगा। तो अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ 2 इयर्स होता है प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। बट रिमेंबर, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा गया कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई गई है कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है, तो फिर वो एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस हो जाता है। हमारे ये सब सारे फॉर्मेट तभी तक एप्लीकेबल होंगे जब तक हमसे एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर दिया जाए हमें, ओके। लेकिन अगर एनुअल ना हो करके हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली हो, तो उसी के अकॉर्डिंग रेट और टाइम की वैल्यू चेंज हो जाती, तब हम उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जनरली SSC के एग्जाम में और बैंकिंग के एग्जाम में ही देखने को मिले हैं। बाकी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं, ना कि बराबर कह सकते हैं। इसलिए इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का जो सेक्शन है वो हमारे लिए SSC 10+2, SSC CGL और बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, ओके। चलिए इंस्टॉलमेंट बेस्ड सेक्शंस को देखते हैं। इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करें, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो जितने भी क्वेश्चंस SSC में या फिर बैंकिंग में इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पर दिए जाते हैं, जनरली इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होती है। कैलकुलेशन टिपिकल होने से मतलब ये है कि आप जब वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे तो जनरली जो हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है वो होल नंबर में नहीं आती, ओके। सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को अगर आप रिकॉल करें, अगर किसी ने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है, तो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट के लिए लिंक दे देंगे, आप वहां से प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में जनरली हमें जो वैल्यू दी जाती है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होती है, ओके। और हमें विदाउट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में रिवर्स होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें विदाउट इंटरेस्ट अमाउंट की वैल्यू दी होती है और हमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है, ओके। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। तो यहां मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां हमें जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो विदाउट इंटरेस्ट होगा, जबकि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमें विद इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करनी होगी। इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मेट में हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या केस है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल होती भी, ओके। चलिए इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट के लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट बेस्ड है। अ पर्सन बोरोड 6,300 रुपीज फ्रॉम अ बैंक at the rate of 10% per annum and promised to repay it in 3 equal annual installments. Find the value of each installment. प्रत्येक किस्त का मान हमसे पूछा गया है कितना हो जाए, ओके। तो इस बार जो बोरोइंग अमाउंट है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें बोरोइंग अमाउंट दिया गया है that is 6,300 rupees. That's the borrowing amount, okay. अब इसके लिए इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमें रेट देखना है,
रेट कितना दिया हुआ है? रेट हमें दिया हुआ है 10% पर एनम का। अब जो 10% पर एनम का आपके पास रेट है, इस रेट को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10% हो जाएगा 10/100 एंड दैट विल बी 1/10। ओके, इसमें से डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके लिए प्रिंसिपल को डिनोट करेगी और न्यूमरेटर की वैल्यू आपके लिए इंटरेस्ट को डिनोट करेगी। इज इट क्लियर? जो भी रेट है उसे फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, डिनोमिनेटर प्रिंसिपल होगा और न्यूमरेटर इंटरेस्ट की वैल्यू होगी इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मेट। ऐसे में अगर हम इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर देखें तो हमारे लिए अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यूज कितनी कितनी होंगी फॉर ईच ऑफ इंस्टॉलमेंट, हम उसकी बात करें तो ऐसे में प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट की वैल्यू कितनी कितनी लेंगे फॉर ईच ऑफ इंस्टॉलमेंट, हम उसकी बात करें। तो फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारे लिए हो जाएगा 10 और अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी 10 + 1 दैट इज 11। क्लियर? फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो अब जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यूज होंगी वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम बनाते चलेंगे। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यूज हैं आप उनका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर और इधर 11 का स्क्वायर। क्लियर? 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाता है 100 और 11 स्क्वायर हो जाएगा 121। दैट मींस सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए हमारे प्रिंसिपल और रेट की अमाउंट की वैल्यूज इतनी हो जाएंगी। क्लियर? चलिए अब थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए अगर हम बात करें, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज आपने प्रिंसिपल और अमाउंट ली थी उन्हीं का थर्ड के केस में क्यूब कर देंगे। तो 10 का क्यूब और इधर 11 का क्यूब हो जाएगा। 4 इंस्टॉलमेंट होगी तो एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, 5 होगी तो एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे बढ़ते चलते। तो 10 क्यूब विल बी 1000 एंड 11 क्यूब विल बी 1331। ये हमारी वैल्यूज हो जाती। क्लियर? ना अभी जो हमने बात की थी कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की वैल्यूज, उनके थ्रू हमारी वैल्यूज ये निकल के आई। नाउ विद इंटरेस्ट क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है, दैट्स व्हाई हमारे अकॉर्डिंग जो अमाउंट की वैल्यू निकल के आ रही है वही हमारे लिए इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को डिनोट करेगा, क्योंकि ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो ये हमारे लिए इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। क्लियर? तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज हमारे लिए हो जाती। लेकिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमसे कहा गया था विद इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए, तो ये तो बराबर नहीं है तो फिर इनको बराबर करो, इन सबको इक्वल कन्वर्ट करो। तो इक्वल में बनाने के लिए क्या करें? इन सारी वैल्यूज को इक्वल करना है। तो 11, 121, 1331 ये सारे के सारे 11 के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हैं तो दैट मींस इक्वल किया जा सकता है। अगर हम 11 को क्यूब के फॉर्मेट में, सबसे बड़ी वैल्यू 1331 है, इसमें सबको कन्वर्ट करने के लिए इसे 1 to 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको 1 to 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रिंसिपल को भी 1 to 1 से मल्टीप्लाई करें। ठीक ऐसे ही इसको अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 11 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा। क्लियर? ऐसा करने पर हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट की वैल्यू जो कि एक्चुअली इंस्टॉलमेंट है वो ये हो जाती है। नाउ 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 to 1 दैट विल बी 1331। 1 to 1 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1331 और 1331 ऑलरेडी है तो 1331। नाउ इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्डिंग तीनों वैल्यूज इक्वल होगी, क्योंकि क्वेश्चन की बाउंडेशन थी कि इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए तो हमने इंस्टॉलमेंट को बराबर कर लिया। ऐसा करने के बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यूज आती हैं वो क्या है उनको देखे लो। 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1210, इधर 1100 एंड दैट वुड बी 1000। दैट इज ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो 3 इंस्टॉलमेंट के केस में तीनों इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए टोटल प्रिंसिपल कितना होगा अगर हम उसकी बात करें, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा जो एक्चुअली लोडिंग अमाउंट कंसीडर किया जा सकता है, तो इनको ऐड कर देते हैं तो दैट वुड बी 1000, 2000, 3000, 3310 रुपीज का प्रिंसिपल रहा होगा। कब? जब हम इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1331 पर एनम दे रहे हैं। अगर हमारी हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1331 है तो प्रिंसिपल वैल्यू इतना होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया गया 6300। तो 6300 का अगर हमारा अमाउंट है तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूनिटरी कॉन्सेप्ट हो जाता है। ऐसे में हमने जो वैल्यूज निकाली है इसको यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जब अमाउंट की वैल्यू हमारे पास निकल के आई दैट इज 3310 रुपीज, 3310 रुपीज, तो हमारे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो गई, तब हमारा इंस्टॉलमेंट कितना निकल के आया स्टूडेंट्स, दैट इज 1331। तब इंस्टॉलमेंट हम देते हैं 1331 रुपीज का।
इसका मतलब 3,310 रुपीज के लिए इंस्टॉलमेंट इतना जाता है 10% के रेट से, जो हमें क्वेश्चन में दिया था फॉर 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो फिर इतने रुपीज का इंस्टॉलमेंट कितना होगा उसको आइडेंटिफाई करना। तो 6,300 रुपीज का इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो डिवाइड किया, दैट इज 1331 डिवाइडेड बाय 3310 फॉर 1 रुपीज एंड इनटू 6300। ये हमारे लिए 6,300 रुपीज के इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस स्टेज पर अक्सर हमारी कैलकुलेशन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं निकलती है, ये राउंड अप फिगर में होती है। बैंकिंग के एग्जाम के साथ एक हमारे पास ड्रॉबैक ये होता है कि हमारे आंसर्स बहुत नियर बाय दिए होते हैं, इसलिए आपके लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है। एसएससी के एग्जाम में ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस का मार्जिन ठीक होता है, दैट मीन्स हम गेस भी करें, जस्ट होल नंबर्स के फॉर्मेट में वैल्यू निकाल लें तो भी हम आंसर को बता सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर, क्योंकि 331 से कंप्लीटली डिविजिबल वैल्यूज तो है नहीं, तो हमने इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, दैट इज 838530। अब इसे 331 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर वैल्यू निकल के आई 2533.323। डेसिमल क्योंकि हमारे रुपीस पैसे की वैल्यूज केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक ही होती है, इसलिए थर्ड प्लेस पर 5 या 5 से बड़ा होगा तो राउंड अप, अदरवाइज लीव इट। तो छोटी वैल्यू है तो इसे छोड़ देंगे, दैट मींस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाती है 2533.32 रुपीज। ये हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो क्या करना है, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर आपसे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो रेट है उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, फ्रैक्शन फॉर्मेट। डिनोमिनेटर प्रिंसिपल को डिनोट करता है, न्यूमरेटर इंटरेस्ट को। इन दोनों के सम से हमारा अमाउंट बनता है जो एक्चुअली हमारे इंस्टॉलमेंट को डिनोट करेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यूज लीजिए जो प्रिंसिपल पर इंस्टॉलमेंट को डिनोट करेगा। सेकंड ईयर के लिए इनका स्क्वायर कीजिए, थर्ड के लिए इनका क्यूब कीजिए, और ऐसा करने पर जो वैल्यूज आती हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज अक्सर होती है कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। सो जो भी इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज आपको आपकी आएंगी उनको इक्वल कर लीजिए, और ऐसा करने पर प्रिंसिपल के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। सारे प्रिंसिपल्स आपस में जोड़ दीजिए, ये टोटल अमाउंट को डिनोट करेगा जो लोनिंग अमाउंट होगा। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 1331 ईच ऑफ इंस्टॉलमेंट है। इससे आप अपने गिवन अमाउंट के लिए इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए फॉर प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन लेते हैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, अ पर्सन परचेज अ टीवी सेट फॉर ₹12,000 एंड मेड अ 4,000 रुपीज डाउन पेमेंट, एंड आगे कहा गया प्रॉमिस टू रीपे द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। प्रत्येक किस्त का मान इसमें भी हमसे पूछा गया। अगर हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि 12,000 रुपीज उसने का टीवी सेट खरीदा है, 12,000 का टीवी सेट खरीदा है, लेकिन 12,000 लोनिंग अमाउंट नहीं है क्योंकि उसने कुछ डाउन पेमेंट भी किया है। तो उसने 4,000 रुपीज का डाउन पेमेंट किया है, तो 12,000 में से 4,000 तो उसने पे कर दिया। तो इसका मतलब जो उसे इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है वो कितना रह गया, दैट इज 12,000 माइनस 4,000, दैट मींस 8,000। सो बोरोइंग अमाउंट उसका हो जाएगा, बोरोइंग अमाउंट जो उसके लिए लोनिंग अमाउंट है, दैट इज। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर्सन ने टीवी सेट कितने का खरीदा था, 12,000 रुपए का खरीदा था। इसमें से कितना उसने डाउन पेमेंट कर दिया, 4,000 उसने डाउन पेमेंट कर दिया। तो अब बचा कितना जो उसे पे करना है, 8,000। इसका मतलब बोरोइंग अमाउंट या लोनिंग अमाउंट हो जाता है 8,000 रुपीज, जो उसे इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है। तो 8,000 रुपीज को इंस्टॉलमेंट वाइज उसे पे करना है। किस रेट से पे करना है क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 5% पर एनम के रेट से पे करना है। अगर 5% के रेट से पे कर रहे हैं तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ये भी आपको दे रखा है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। तो क्वेश्चन में कहा गया उसे 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना है। तो अगर 3 इंस्टॉलमेंट का केस है, 8,000 उसे पे करना है थ्रू द इंस्टॉलमेंट और 5% का रेट है, तो सबसे पहले रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेट हो जाएगा 5/100, सिंप्लीफाई करते हैं 1/20, सो रेट इज 1/20। अगर रेट 1/20 है तो डिनोमिनेटर प्रिंसिपल हो गया, न्यूमरेटर हमारे लिए इंटरेस्ट हो गया। दैट मींस हमारे लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, 20 रुपीज का प्रिंसिपल होगा, 1 रुपीज इंटरेस्ट के साथ हम इंस्टॉलमेंट कितना पे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 20 + 1 21 रुपीज का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, 21 रुपीज का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अगर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए क्या होगा, जो फर्स्ट की वैल्यू उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 400 रुपीज।
एंड 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 441। क्योंकि हमें 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो एक और इंस्टॉलमेंट है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी आती है, थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी उसका क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब दैट इज 8000, और इधर 21 का क्यूब करेंगे तो दैट इज 9261। इसका मतलब ये हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज हो जाती है। ना इंस्टॉलमेंट वाइज प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज हमारे लिए ये हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था he has to pay in equal annual installments। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए, जबकि इंस्टॉलमेंट अलग हो रही, तो इंस्टॉलमेंट को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए 21 स्क्वायर एंड क्यूब, तो 21 की वैल्यूज हैं क्यूब और स्क्वायर फॉर्मेट में, दैट मींस इक्वल किए जा सकते हैं, हमें इंस्टॉलमेंट बराबर करना है। तो 21 को हम करते हैं 441 से मल्टीप्लाई। अगर हम इसके इंस्टॉलमेंट को करें तो प्रिंसिपल वैल्यू को भी 441 से मल्टीप्लाई करना होगा। 441 को अगर 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9261 हो जाएगा, तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 9261 है तो यहाँ कुछ नहीं करना है। ऐसा करने पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो कितनी है उनको देखें तो 0, 2 1 2, 8 एंड 8। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अगर प्रिंसिपल 8820 हो तो हमें इंस्टॉलमेंट देना होगा 9261। सेकंड के लिए अगर देखें तो 21 4 84, 8400 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। थर्ड की बात करें तो 8000 के लिए हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 9261। लेकिन अगर हम तीनों के लिए टोटल प्रिंसिपल की बात करें, टोटल प्रिंसिपल की बात करें या टोटल लोनिंग अमाउंट की बात करें, लोन इन सबको प्लस करना हो, इन वैल्यूज को आपस में ऐड करना है, तो दैट इज 0 2 8 4 12 2 कैरी 1 8 3 24 एंड 25। दैट मींस 25,220 रुपीस का अगर लोनिंग अमाउंट हो तो हमें इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ रही है 9261। 25,220 रुपीस के लोनिंग अमाउंट पर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए ईच ऑफ इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 9261 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बोरिंग अमाउंट कितना 8000, तो 8000 के लिए हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी उसे आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे में अगर हम लोन की बात करें और उसके इंस्टॉलमेंट की बात करें, इंस्टॉलमेंट तो लोन अगर 25,220 रुपीस का है तो इंस्टॉलमेंट हमें देनी पड़ती है 9,261। अगर लोन केवल 8,000 रुपीस का हो तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी वो आइडेंटिफाई करना है, तो दैट वुड बी 9261 डिवाइडेड बाय 25220 मल्टीप्लाइड बाय 8000। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जितना हो सकता है वही हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी। 00 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है 21261 दैट इज 2400। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 3704400 एंड इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर वैल्यू ये निकल के आती है। और रुपीस पैसे की बात है तो डेसिमल के 2 प्लेस चाहिए, थर्ड प्लेस 5 से बड़ा है, सो इसको राउंड अप करेंगे तो दैट इज 67। सो 2937.67 रुपीस की इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमने इंस्टॉलमेंट फॉर्मेट के क्वेश्चंस को देखा था। इसी के साथ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट को हमने अपने चैप्टर में इंक्लूड करने की कोशिश की है। इन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम अपने वीडियो को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे वीडियो लेक्चर्स, हमारे पढ़ाने का मेथड पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।